आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल पत्नियों द्वारा पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना के, घरेलू हिंसा के कई झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पति सुसाइड कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा अतुल सुभाष के केस में, या फिर पति घर छोड़कर भाग रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। तो कानून का इतना दुरुपयोग हो रहा है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) के दुरुपयोग को रोकने और वैवाहिक विवादों में दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1126/2022 में दिए गए निर्णय में निर्धारित दिशा निर्देशों को बरकरार रखा और अनुमोदित किया, जिसके अनुसार दहेज प्रताड़ना की धारा अर्थात धारा 498(a) आईपीसी के किसी भी मामले में गिरफ्तारी से पहले 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य है। यह निर्णय शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल स्थानांतरण याचिका सी संख्या 2367/2023 और उससे जुड़े अन्य मामलों में दिया गया। यह फैसला न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने लिखा था तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। मतलब हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस पहुंचा, पति पत्नी का मामला था। तो उस केस की स्थितियों को देखते हुए क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। तो हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके खिलाफ क्या है, पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही पाया और जो गाइडलाइंस हाई कोर्ट ने जारी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कायम रखा। अब पहले यह देखते हैं कि केस था क्या आखिर। यह मामला शिवांगी बंसल, जिन्हें शिवांगी गोयल भी कहा जाता है, और उनके अलग हुए पति साहिब बंसल के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों ने 5 दिसंबर 2015 को शादी की थी और 23 दिसंबर 2016 को उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। बढ़ते विवादों के कारण वे 4 अक्टूबर 2018 को अलग हो गए थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे हुए, जिनमें आईपीसी की धारा 498(a) के तहत आपराधिक शिकायतें, घरेलू हिंसा के मामले, भरण पोषण की याचिकाएं और दोनों पक्षों द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाएं शामिल थीं। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध किए गए और कोर्ट ने उनकी जांच की। मतलब कि 490(a) दहेज प्रताड़ना का केस किया गया और शिकायतें की गई आपराधिक, घरेलू हिंसा के मामले, डॉही प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके तहत मामले दर्ज किए गए, भरण पोषण अर्थात मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाए गए। इस प्रकार क्या है, 20 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध किए गए थे। इसी के साथ साथ क्या है, स्थानांतरण याचिकाएं लगाई गई। स्थानांतरण याचिकाएं अर्थात केस ट्रांसफर करना। पत्नी बोल रही है हमारे यहाँ केस चलेगा, पति बोल रहा है मेरे यहाँ केस चलेगा। इसके ऊपर हमने पिछली सीरीज में 4 वीडियोस बनाए थे कि केस ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्या है, ट्रांसफर पिटीशन भी लगाई गई और कुल मिला के 20 से ज्यादा मामले चले। अब आइए देखते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की और उसमें क्या निष्कर्ष निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1126 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की व्यापक समीक्षा की और धारा 498 आईपीसी के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से संबंधित अपने दिशा निर्देश पैरा 32 से 38 को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह का आचरण विवाह की हमारी सदियों पुरानी संस्था की पारंपरिक सुगंध को लुप्त कर सकता है, evaporate the traditional fragrance of our age-old institution of marriage। अब यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दहेज प्रताड़ना के जो झूठे केस होते हैं या घरेलू हिंसा के, इनके संबंध में क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं। तो पहला तो यह है कि यदि FIR होती है, यदि पत्नी थाने जाती है, शिकायत करती है दहेज प्रताड़ना की, तो 2 महीने से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इसे कूलिंग पीरियड कहा जाएगा। मतलब अब पुलिस चाह के भी पति या उसके घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी नहीं करेगी। आईपीसी की धारा 498(a) के तहत FIR या शिकायत दर्ज होने के 2 महीने बीत जाने से पहले कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि के दौरान मामला परिवार कल्याण समिति WFC फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा। मतलब जब FIR या शिकायत हो जाएगी तो पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। मामले को सीधा कहां भेजेगी FIR या शिकायत दर्ज करने के बाद?
परिवार कल्याण समिति को, WFC फैमिली वेलफेयर कमेटी को। दूसरी गाइडलाइन में यह बताया गया है कि परिवार कल्याण समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कम से कम एक WFC स्थापित होगी। मतलब कि एक जिला है तो जिले में, और जिले के अंतर्गत जितने भी तहसील आती हैं जहां पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय है, तो वहां पर क्या है, एक WFC परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। और इस परिवार कल्याण समिति के सदस्य कौन कौन होगा? कोई युवा मध्यस्थ। अब ये युवा मध्यस्थ कौन होगा, इनके बारे में मैं नीचे बताऊंगा। जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी, वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय के पैरा 32 से 38 तक उन गाइडलाइंस के बारे में ही बताया है। तो एक बार मैं एंड में हाई कोर्ट की गाइडलाइन बता दूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी हैं और सब जगह उन्हें लागू करने का निर्देश दिया है। फिर इस कमेटी में कौन होगा? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे और अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी पेशेवर शामिल होंगे। अब जब यह कमेटी बन जाती है, इस समिति का गठन हो जाता है परिवार कल्याण समिति का, तो परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। मतलब ये कोर्ट में गवाह के रूप में नहीं आ सकते कि गवाही दे दें। ये परिवार कल्याण समिति क्या करेगी? दोनों पक्षों को सुनेगी और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी उस पर, और सुलह समझाइश भी करेगी। लेकिन यदि सुलह समझाइश नहीं होती और कमेटी की रिपोर्ट जो कोर्ट में भेजेगी, कमेटी रिपोर्ट तैयार करके दोनों पक्षों को सुनने के बाद, और फिर कोर्ट को लगता है कि भाई केस को आगे बढ़ाना चाहिए, और जब केस चालू हो जाएगा तो वहां पे इन सदस्यों को क्या है, गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। गिरफ्तारी से पहले प्रक्रिया। IPC की धारा 498A के अंतर्गत सभी शिकायतें किसी भी पुलिस कार्रवाई से पहले WFC को भेजी जाएंगी। मतलब हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि पत्नी FIR करती है या शिकायत करती है थाने में पति या उसके घर वालों के खिलाफ, तो पुलिस FIR तो दर्ज कर लेगी लेकिन कोई एक्शन नहीं लेगी। वह तुरंत रिपोर्ट क्या है, परिवार कल्याण समिति को भेजेगी। कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। फिर क्या करेगी कमेटी? समिति दोनों पक्षों के साथ विचार विमर्श करने तथा 2 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मतलब 2 महीने या उसके भीतर क्या है, रिपोर्ट पेश करेगी। कौन करेगी? कमेटी। जब वह क्या है, परिवार और उसके सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर लेगी। मतलब जो पति पत्नी रहेंगे उनकी फैमिली के क्या है, 4-4 मेंबर्स आ सकते हैं अधिकतम कमेटी के सामने बातचीत करने के लिए। मतलब कि कमेटी के सदस्य पति पत्नी और पति पत्नी के घर के 4 सदस्य। 2 महीने तक क्या है, विचार विमर्श चलेगा। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या है, जो परिवार कल्याण समिति है वह क्या है, रिपोर्ट तैयार करेगी। अगर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट और पुलिस की भूमिका अब चालू होगी। यहां पर मजिस्ट्रेट WFC की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बलपूर्वक कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं। मतलब कि यदि WFC परिवार कल्याण समिति जब मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई यार फालतू गिरफ्तारी करना आवश्यक नहीं है, मामला झूठा प्रतीत हो रहा है, तो कोई भी गिरफ्तारी, कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई क्या है, मजिस्ट्रेट स्थगित कर सकता है कि नहीं भाई हम ये आदेश देते हैं कि कोई गिरफ्तारी ना की जाए, या किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पुलिस पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ नहीं करेगी। यह हम आदेश देते हैं। कौन देगा यह आदेश? मजिस्ट्रेट देगा, जब वह रिपोर्ट पढ़ लेगा और उसे लगेगा। जांच अधिकारियों को वैवाहिक विवादों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें अत्यंत ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। मतलब कि जो परिवार कल्याण समिति के सदस्य होंगे उनकी क्या है, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, कैंप लगा के या VC के माध्यम से इनकी क्या है, ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इन्हें थोड़ा क्या है, वैवाहिक मामलों का एक्सपर्ट बनाया जाएगा, जिससे पक्षों को सुनने के बाद समझ सकें कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन किसे प्रताड़ित कर रहा है। क्या पत्नी सही में दहेज प्रताड़ना की शिकार है, या दहेज प्रताड़ना के नाम पे पति और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग क्या है, जो जांच कमेटी होगी, जो परिवार कल्याण समिति होगी, उसके सदस्यों की करवाई जाएगी। 5th क्या था, समझौता और सुलह। यदि समझौता हो जाता है तो जिला न्यायाधीश मामले का निपटारा कर सकते हैं। मतलब कि जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अर्थात मीडिएशन कार्रवाई सक्सेसफुल हो जाती है तो मीडिएशन कार्रवाई क्या है, उसी कोर्ट में नहीं होती, दूसरी कोर्ट में करवाई जाती है। जैसे मजिस्ट्रेट क्या है, मीडिएशन के लिए मामला भेज सकते हैं जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास। फिर क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण FWC को रसद और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। यह विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, एडवोकेट का एक पैनल होता है लीगल एड का। तो इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण में जो एडवोकेट जुड़े हैं वे क्या है, परिवार कल्याण समिति को क्या है, सहायता प्रदान कर सकते हैं। कोई सहायता चाहिए हो, कोई सलाह चाहिए हो, या किसी निष्कर्ष पर निकलना हो, तो परिवार कल्याण समिति
FWC क्या है, ऐसे विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं से सहायता ले सकती है। 6 क्या था, राज्य प्राधिकारियों को निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया कि वह 1 महीने के भीतर कार्यान्वयन के लिए सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और पुलिस प्रमुखों को आदेश प्रसारित करें। मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं वह क्या है, राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में और जितने भी पुलिस के प्रमुख हैं, SP, कमिश्नर, IG, सबको क्या है, इस आदेश की एक कॉपी प्रसारित करें, अर्थात कॉपी फॉरवर्ड करें कि भाई अब से ये गाइडलाइंस चलेंगी दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के केसों में, अर्थात कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यायालय ने विवाह को विघटित करने तथा समझौते की सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। मतलब ये जो गाइडलाइंस जारी की हैं सुप्रीम कोर्ट ने और सभी न्यायाधीशों और पुलिस प्रमुखों को इसको फॉलो करने के ऑर्डर दिए हैं, तो ये कहां से दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए। केस का नाम था शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल। साइटेशन है 2025 INSC 883। डेट ऑफ जजमेंट है 22 जुलाई 2025। सबसे पहले 13 जून 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस निर्णय को पारित किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2025 को इसे बरकरार रखते हुए इसकी पुष्टि कर दी। अब यह देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टार्टिंग में जजमेंट दिया था वह क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन दिशा निर्देशों को सही माना था और इन्हें लागू करने के निर्देश दिए थे। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग पीरियड चलेगा। उसके बाद क्या है कि मामले को परिवार कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हाई कोर्ट ने दिया है अपनी गाइडलाइंस में। केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे जिनमें धारा 498 जैसे कि दहेज प्रताड़ना या अन्य धाराएं, मान लीजिए धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, या फिर ऐसे मामले जिनमें सजा क्या है 10 साल से कम हो। तो ऐसे मामलों में क्या है, FIR होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब पहले तो क्या है, पत्नी मार रही है तो पति पिट भी ले रहा है, मतलब अब पति भी क्या है वो काम कर सकता है। तो ऐसे मामले जिनमें 10 साल से कम की सजा हो वहां पे गिरफ्तारी नहीं होगी। तो अब यहां पर पत्नी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि पति को थप्पड़ मार रही है तो वो थप्पड़ क्या है लौट के भी लग सकता है, बुरा बोल रही है, गाली बक रही है, टॉर्चर कर रही है, तो अब ये काम क्या है पति भी कर सकता है। हालांकि वे मामले जिनमें 10 साल से ऊपर की सजा है वहां पर सीधी गिरफ्तारी होगी। अब 10 साल से ऊपर की सजा किन मामले में हो सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास जब दहेज हत्या कर दी जाए या फिर मान लीजिए कि पत्नी का मर्डर कर दिया जाए, तो वहीं आपको देखने के लिए मिलेगी 10 साल से ऊपर की सजा पति पत्नी के मामले में। थर्ड क्या था, शिकायत है FIR दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। फिर वही बात आ गई, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और पुलिस के पास जो शिकायत आई है वह फॉरवर्ड कर देगी किसे, परिवार कल्याण समिति को। अब 4th पॉइंट में यह बात चल रही है कि परिवार कल्याण समिति की स्थापना कहां कहां की जाएगी, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, जनसंख्या के आधार पर, भौगोलिक आकार पर। अब 5th में बात चल रही है कि भाई इस परिवार कल्याण समिति FWC फैमिली वेलफेयर कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे। तो एक युवा मध्यस्थ होगा और युवा मध्यस्थ में कौन होगा, ऐसा व्यक्ति युवा वकील जिसने क्या है 5 साल की प्रैक्टिस कर ली हो अपनी, या फिर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में 5वें वर्ष का वरिष्ठतम छात्र है, मतलब अभी वो LLB कर रहा है, BA LLB 5th ईयर में हो, या फिर ऐसा एडवोकेट जिसने क्या है 5 साल तक की प्रैक्टिस कर ली हो। दूसरा मेंबर कौन होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब कोई नेताजी भी मान सकते हैं आप, जिसका इतिहास क्या है साफ सुथरा हो, कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो उसके ऊपर। कोई जुडिशियल ऑफिसर, सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी, और वो भी ऐसा जो जिले या तहसील के आसपास रहता हो, जैसे कि कोई रिटायर्ड मजिस्ट्रेट या रिटायर्ड जज, या फिर जिले के वरिष्ठ न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए उनकी वाइफ जो कि पढ़ी लिखी हो। 6th में वही बताया है कि कमेटी के सदस्य को क्या गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। फिर 7th में वही बात आ गई जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि 498 या अन्य के तहत शिकायत होती है, FIR होती है, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और मामले को तुरंत क्या है परिवार कल्याण समिति के पास भेजेगी। फिर परिवार कल्याण समिति क्या है पति पत्नी और उनके परिवार के 4 सदस्यों को बुलाएगी। मामले पर क्या है गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा और पति पत्नी और उनके परिवार के 4 सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है परिवार कल्याण समिति के समक्ष। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमेटी क्या है अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर रिपोर्ट को क्या है मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों के समक्ष भेजेगी।
अब ये 9th पैराग्राफ में क्या है, फिर से पुलिस अधिकारियों को एक चेतावनी दी जा रही है कि भैया आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है। यदि पैसे वैसे लेकर या पैसे ऐंठने के लिए यदि आप सोच रहे हो कि गिरफ्तारी कर लें, तो इससे पहले क्या है, एक बार कमेटी से डिस्कस कर लो। नहीं तो हो सकता है कि न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर ही दायर कर दिया जाए, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देशों का अवमान किया है, अर्थात इनकी पालना नहीं की है और इनके विरुद्ध जाकर काम किया है। जब आपसे बोला गया गिरफ्तारी नहीं करनी तो आपने काय करी। तो यहां पर क्या है, समझाइश दी जा रही है। लेकिन पुलिस वालों से यह भी कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी जांच जारी रखेंगे। जैसे मारपीट भी हुई है दहेज प्रताड़ना में, तो आप मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे, नक्शा मौका बनाएंगे, गवाहों के बयान तैयार करेंगे। ये कार्रवाई आप जारी रख सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। बस आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, सीधी बात है। अब 10th में क्या बताया गया है कि जो कमेटी होगी परिवार कल्याण समिति, वह कूलिंग पीरियड जब समाप्त हो जाएगा 2 महीने का, तो रिपोर्ट क्या मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी। तो मजिस्ट्रेट क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, या फिर कह सकते हैं आज के समय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत उचित कार्रवाई उसमें कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है, 14 पॉइंट दिए गए हैं इसमें। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, जो कि आपको जजमेंट में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो अवैध गिरफ्तारियां हो रही थी, झूठे केसेस हो रहे थे पतियों के ऊपर, परिवार वालों को झूठा फंसाया जा रहा था, तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या है, ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं। तो जब पति कमेटी के सामने अपनी बातें रखेगा तो कमेटी भी क्या है, उसे सुनेगी और उसी आधार पर क्या है, अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो इससे होगा क्या कि जो झूठी FIR हो रही थी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर, गिरफ्तारियां हो रही थी, ये क्या है, बंद हो जाएंगी। इन पर एक प्रकार से लगाम लग जाएगी। तो पतियों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जजमेंट कैसा लगा। इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।